जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मणिपुर में कुछ हथियारबंद लोगों के ग्रुप ने आर्मी के एक सर्विंग जेसीयू का किया अपहरण। सीबीआई ने क्रैक किया भारत से रशियन आर्मी में सर्व करने के लिए मानव तस्करी करने वाला नेटवर्क। 2025 से 30 के बीच में भारत और चीन के बीच छिड़ सकता है दूसरा युद्ध। भारत द्वारा चीन की सीमा के पास एडिशनल ट्रूप्स को मूव करने वाली रिपोर्ट पर चीन ने जताई अपनी चिंता और अमेरिका की उड़ान देखने को मिलेगी 2028 तक। आज शुक्रवार को मणिपुर के थोबल डिस्ट्रिक्ट से कुछ हथियारबंद लोगों के ग्रुप द्वारा इंडियन आर्मी के एक सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर का अपहरण किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है और मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया है कि हमारे इस जूनियर कमीशन ऑफिसर की पहचान के खेड़ा सिंह के तौर पर हुई है, जो कि मणिपुर से बाहर पोस्टेड थे और वे इन दिनों छुट्टियों में अपने घर आए थे और उनका घर चारंगपत में स्थित है और उनके घर से ही आज सुबह 9:30 बजे कुछ हथियारबंद लोगों के ग्रुप ने उन्हें अगवा किया है। और जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि फ्राइडे इवनिंग तक अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है और न ही आर्मी ऑफिसर को रिलीज करने के लिए कोई भी डिमांड भी सामने नहीं आई है। बाकी पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आर्मी ऑफिसर को ट्रैक और रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी और सीएपीएफ ने संयुक्त रूप से मिलकर थोबल में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन को लॉन्च किया है। बाकी ये इंसिडेंट को अंजाम देने वाले ग्रुप का मेन मोटिव क्या है तो वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे आपको बता दें कि मणिपुर में जब से हिंसक घटनाएं शुरू हुई हैं तब से लेकर अब तक ये इस तरह का चौथा मामला हो गया। बाकी हम ईश्वर से हमारे उस आर्मी पर्सनल की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने चीन से पाकिस्तान की तरफ जा रहे एक कंसाइनमेंट को सीज किया था क्योंकि इसमें डुअल यूज आइटम्स पाए गए थे जिसका इस्तेमाल संभावित रूप से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कर सकता है। तो इस इंसिडेंट को लेकर आज प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से क्लियर किया गया कि इस कंसाइनमेंट को हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया गया और अच्छी तरह से जांच करने के बाद हमने पाया है कि इस कंसाइनमेंट में जो आइटम्स थे वो डुअल यूज पर्पस के थे और इसलिए इस पूरे मामले पर अब पर्याप्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके अलावा कुछ एजेंट्स के द्वारा बहला फुसला कर जो कुछ भारतीय नागरिकों को रशियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है, तो इस वाले मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आज कहा गया कि करीब 20 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमारे जितने भी नागरिक रशियन आर्मी में एक सपोर्टिंग स्टाफ की तरह सर्व कर रहे हैं उन सभी के अर्ली रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। और अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो दूसरे भारतीय की जान गई है तो उसके पार्थिव शरीर को भी वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी बताया गया कि कई सारे भारतीयों को धोखा देकर रशियन आर्मी में शामिल कराया गया है और इस वाले मामले को हमने रशियन अथॉरिटीज के सामने उठाया है और सीबीआई भी इस तरह के मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और भारत की तरफ से सभी नागरिकों को आग्रह किया गया है कि वे रशियन आर्मी में सपोर्ट जॉब्स लेकर अपनी जान को रिस्क में ना डालें, क्योंकि अभी तक रशियन मिलिट्री यूनिट्स में सर्व करते हुए यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में 2 भारतीयों की जान जा चुकी है। बाकी जहां एक तरफ इंडियन अथॉरिटीज रशियन आर्मी में सर्व कर रहे अपने सिटीजन्स के अर्ली डिस्चार्ज को सुनिश्चित करने और उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने के प्रयासों में लगी है, वहीं इसी के साथ हमारी जो एजेंसीज हैं वो कुछ एजेंट्स और कुछ मॉड्यूल्स को बस्ट करने में भी लगी है जो कि लोगों को बहला फुसला कर धोखा देकर उन्हें ठग कर इस तरह की जॉब्स में रिक्रूट कर रहे हैं। बाकी इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स में हमारे नागरिक रशियन आर्मी में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर सर्व कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 100 से ऊपर हो सकता है। बाकी यहाँ विदेश मंत्रालय का कहना है कि करीब 20 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है जो कि रशियन आर्मी से अर्ली डिस्चार्ज के लिए हमारी मदद चाहते हैं। बाकी जितने भी एजेंट्स भारतीयों को बहला फुसला कर रशियन आर्मी में जॉब दिलाने के लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए कल गुरुवार को सीबीआई ने एक प्रमुख मानव तस्करी नेटवर्क को बस्ट भी किया है। कई सारे शहरों में सर्च कंडक्ट की गई थी और कई सारे आपत्तिजनक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए और कई एजेंटों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया। और सीबीआई का कहना है कि इस तरह के लोगों का नेटवर्क कई सारी स्टेट्स में फैला हुआ है जो कि सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से युवा पुरुषों को लालच देकर और रशिया में हाईली पेड जॉब्स दिलाने का वादा कर उन्हें रिक्रूट करवा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन एजेंटों के द्वारा जितने भी भारतीयों की तस्करी की गई है तो उन सभी को कॉम्बैट रोल्स के लिए ट्रेन भी किया गया है और उनकी इच्छा के विरुद्ध रशिया यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फ्रंट लाइन के ठिकानों पर उन्हें तैनात किया गया जिससे उनके जीवन को गंभीर खतरा है। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और इस रिपोर्ट में कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से दावा किया गया था कि भारत चीन के साथ लगे बॉर्डर पर 10,000 एडिशनल ट्रूप्स को रीअसाइन कर रहा है और ये भी कहा गया था कि ये जो ट्रूप्स हैं ये पहले वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात थे लेकिन उन्हें वेस्टर्न फ्रंट से मूव कराया गया है चीन के साथ लगे बॉर्डर पर। हालांकि इस मीडिया रिपोर्ट पर इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ चीन के ऑफिशियल्स की तरफ से जरूर एक कमेंट आया है जिसमें एक न्यूज़ ब्रीफिंग में चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत के द्वारा चीन के साथ लगे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर एडिशनल ट्रूप्स को मूव कराना तो ये कदम चीन के साथ तनाव को कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो चीन की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है
क्योंकि अगर भारत को चीन के साथ लगे बॉर्डर पर एडिशनल ट्रूप्स को मूव कराने की जरूरत पड़ रही है तो उसका कारण चीन खुद ही है, क्योंकि चीन ने बॉर्डर के पास अपनी तैनाती में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और उसकी तरफ से सभी जरूरी कार्य जारी हैं। फिर चाहे नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करना हो, अपने बेसिस को अपग्रेड करना हो या फिर अपने ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ाना हो। बाकी अगर चीन का कोई भी इरादा नहीं है भारत के साथ लगी सीमा पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करने का, तो हमें नहीं लगता कि चीन को इसमें चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है। लेकिन चीन के साथ ऐसा आप नहीं कह सकते। पर खैर, चीन के विदेश मंत्रालय की इसी चिंता के बीच एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है जिसमें रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि RUSI, जो कि एक लंदन बेस्ड डिफेंस एंड सिक्योरिटी थिंक टैंक है, तो इनकी तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट का टाइटल है वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन होराइजन, यानी कि भारतीय क्षितिज पर युद्ध के बादल। और इस रिपोर्ट के एक ऑथर जिनका नाम है समीर टाटा, और उन्होंने इसमें प्रेडिक्शन किया है कि भारत और चीन के बीच दूसरा युद्ध हो सकता है और जो कि संभावित रूप से पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाए। और उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक भारत और चीन के दूसरे युद्ध की संभावना 2025 से 2030 के बीच में है। और इस प्रेडिक्शन के पीछे ऑथर का तर्क यह है कि जो चीन है तो वो पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी लेंस के माध्यम से देखता है और यही चीज चीन को भारत की तरफ युद्ध में धकेल सकती है, क्योंकि समीर टाटा के मुताबिक पूर्वी लद्दाख इकलौता ऐसा पाथवे है जहां से हॉस्टाइल पावर कसगर को ऑक्यूपाई करने के लिए हमला कर सकती है, जो कि शिंजियांग प्रांत में चीन का क्रूशियल एनर्जी एंट्री पॉइंट है और इसमें सीपेक वाली परियोजना का रोल भी आता है। और जैसे कि फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे सर ने भी कहा था कि जो पूर्वी लद्दाख और काराकोरम पास है तो वो चीन की सीपेक परियोजना के लिए उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और यूरेशियन टाइम्स के साथ बात करते हुए फॉर्मर आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि अगर चीन को ऐसा फील हो रहा है कि भारत एक ऐसी पोजीशन पर है जहां से वो सीपेक को POK, तिब्बत कहीं से भी कट ऑफ कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि 1962 वाले वॉर के बाद से ये एक अभी तक का बड़ा बदलाव है। बाकी एक फैक्ट ये भी है कि 2020 में जो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ और उसके बाद जो खास तौर पर गलवान वैली वाला क्लैश हुआ, और इस क्लैश में 2 दशक में पहली बार चाइनीज आर्मी को बहुत ही अधिक संख्या में कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा था। तो इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं चीन को इस बात का संदेश दिया है कि वो वर्तमान समय के भारत को 1962 वाले भारत की तरह नहीं ले सकता है, और इसलिए बहुत सारे कारण हैं कि चीन अगर भारत पर युद्ध करता है तो उसमें नुकसान चीन का ही ज़्यादा है। बाकी इस पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको ये भी बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आप सभी के लिए डिफेंस स्क्वाड की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं, और इस स्पेशल डिस्काउंट के तहत आप डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इसका मंथली सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं मात्र 70 रुपीज़ में। बस ध्यान रहे, ये जो ऑफर है ये केवल कल रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। और बाकी अगर आप हमारी कोई भी मैगजीन को बाय करते समय महादेव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी ये सारे ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए हैं और इसका फ़ायदा उठाना ना भूलें। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 8 मार्च को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 318 की 40वीं एनिवर्सरी और इंटरनेशनल विमेंस डे के खास अवसर पर अंडमान एंड निकोबार कमांड में पहली बार ऑल विमेन मैरीटाइम सर्विलियंस मिशन को परफॉर्म किया गया था। और INS उत्कृष्ट में बेस्ड इस मिशन को परफॉर्म करने वाले क्रू में लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा शामिल हैं। और आज इस मिशन के दौरान सारे क्रूशियल रोल्स जैसे कि प्री फ्लाइट ब्रीफिंग, मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग, मेडिकल चेकअप, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रीफिंग, इन सभी को विमेन ऑफिसर्स द्वारा ही कंडक्ट किया गया था। और इस मिशन की सफलता इस बात को दर्शाती है कि जो हमारी विमेन वॉरियर्स हैं तो उनमें भी स्वतंत्र रूप से ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है और वे भी भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी की तरफ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बाकी आज 8 मार्च को इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इंडियन एयरफोर्स की नंबर 45 स्क्वाड्रन और नंबर 221 स्क्वाड्रन को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया, और जबकि 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। और इतिहास में पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स की 4 यूनिट्स को एक सिंगल सेरेमनी में एक साथ प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड और प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। और ये तो पता ही होगा कि आपको नंबर 45 स्क्वाड्रन का निकनेम है फ्लाइंग डैगर्स, और वर्तमान समय में इस स्क्वाड्रन में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस मार्क 1 है। बाकी इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि जैसे कि कल रिपोर्ट आई थी कि CCS की तरफ से एमका प्रोग्राम के प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए फाइनल क्लियरेंस दे दिया गया है, तो इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भी जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एमका प्रोटोटाइप की जो पहली उड़ान है वो हमें 2028 तक देखने को मिल सकती है। और ये फाइटर्स स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के अलावा और भी कई सारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे, जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, लॉन्ग रेंज की टारगेटिंग वाले सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, ये अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ भी कंपैटिबल रहेगा। तो इस तरह की कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर में देखने को मिलेंगी। आज जहां एक तरफ राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में
भारत और जापान की आर्मीज के बीच आयोजित की गई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2024 का समापन हो चुका है और इसे एक वैलिडेशन एक्सरसाइज के साथ समाप्त किया गया था। और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में जॉइंट टैक्टिकल लेवल के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया और अपने बीच के तालमेल को बढ़ाया। और अब इंडियन आर्मी की तैयारी है 12 मार्च को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड फायर पावर एंड मैनूवर एक्सरसाइज, जिसका नाम है भारत शक्ति, तो इसमें अपनी फायर पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की। और जैसे कि पहले के अपडेट्स में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस भारत शक्ति की खास बात ये होने वाली है कि इसमें जितने भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स शामिल होंगे तो वो स्वदेशी तौर पर ही मैन्युफैक्चर किए गए होंगे। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है भारत की स्वदेशी ताकत को दर्शाएगी। और इस भारत शक्ति की थीम रहेगी स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण तक। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस एक्सरसाइज को विटनेस करेंगे। और ये एक्सरसाइज कितनी ज़बरदस्त होने वाली है तो उसका ट्रेलर तो ऑलरेडी एडीजीपी इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो कि आप जाकर जरूर देखना। और उसको देखने के बाद आप यही बोलेंगे मज़ा आया। और अब समय है आज के इतिहास का। आज एक दिन 2010 में अपने कर्तव्य के पालन में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन जोसेफ रोथांगपुया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भारत और यूएस की कोस्ट गार्ड द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर आयोजित की गई मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।